जय हिंद साथियों, मैं राहुल पांडे आपके अपने परिवार नोटबुक आईएएस में आपका हार्दिक स्वागतम अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम इतिहास विषय को लेकर बातें कर रहे थे और पिछले क्लास में हमने जैन बौद्ध एवं महाजनपदों को देखा था और आज इसी क्रम में चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है मौर्य काल। तो आइए देख लेते हैं मौर्य काल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये है मौर्य डायनेस्टी। ये मौर्य काल ये लगभग आप देखेंगे सुदूर दक्षिण को छोड़कर, यानी ये वाले पार्ट को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में था, लगभग संपूर्ण भारत में था। और इसके अलावा इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो ये सब था मौर्य काल में, यहाँ तक विस्तृत था। तो आइए देख लेते हैं इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये है महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए मौर्य साम्राज्य कब से कब था। मौर्य साम्राज्य था 323 बीसी से लेकर 184 बीसी तक, ये टाइम पीरियड है। उसके बाद देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है, हमें किन स्रोतों से जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम में अर्थशास्त्र है, लेकिन ये राजनीति की पुस्तक है। इस पे कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो इस चीज को ध्यान देंगे। दूसरा है कि विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोमदेव का कथा सरित सागर। सोमदेव का कथा सरित सागर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी ये भी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ और बौद्ध ग्रंथ थे जिससे हमें जानकारी मिलती है, जैसे दीपवंश, महावंश और महाबोधि वंश, दिव्यावदान, ये सब कुछ किताबें हैं जिससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ और भी साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं, यानी मौर्य काल के बारे में हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से भी जानकारी मिलती है। तो ये स्रोत हैं मौर्य काल के बारे में जानकारी के, ठीक है। तो आइए आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका टाइम पीरियड ये है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित करके, नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, इनको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। 305 ईस्वी में इसने यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को पराजित किया। ये किया। सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया। आप देखेंगे इतिहास में ऐसे कई आपको वैवाहिक संबंध दिखेंगे। दरअसल वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी साम्राज्य का विस्तार करने की परंपरा रही है, ठीक है। तो उसी क्रम में देखेंगे आप सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 258 ईस्वी में श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है। यहाँ पे संलेखना पद्धति या इसी को संतारा पद्धति कहते हैं, शरीर द्वारा त्याग किया। इन्होंने मतलब अपने इच्छा से अपने शरीर का त्याग किया, ठीक है। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान देना है। आइए आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे। बिंदुसार के बारे में है। बिंदुसार के बारे में है। इसका टाइम पीरियड है 298 बीसी से 272 बीसी, ये देख लेते हैं। यूनानी लेखों में इसे अमित्रोचेट्स या अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायमेकस जो कि सीरिया का था और डायोनिसियस इजिप्ट यानी मिस्र का था, नामक दो विदेशी राजदूत इसके दरबार में आए थे। इसके दरबार में दो विदेशी राजदूत आए थे, एक सीरिया का था, एक इजिप्ट का था, मिस्र का था, ठीक है। और बिंदुसार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आप देखेंगे मतलब कि यहाँ पे धार्मिक विभिन्नता दिखाई देगी। जैसे बिंदुसार आजीवक का था, अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया और
अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने देखा, चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म था, तभी संलेखना पद्धति से शरीर का त्याग किया। तो एक प्रकार से मतलब धार्मिक विभिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोक के बारे में देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं, मौर्य वंश के बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। इनका टाइम पीरियड है 273 बीसी से 232 बीसी के आसपास। ठीक है, दक्षिण भारत से जो 2 मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, मास्की एवं गुर्जरा के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इस अभिलेख में इनका नाम अशोक मिलता है। इन 2 अभिलेखों में इनका नाम अशोक मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखना है। कलिंग युद्ध मतलब इतिहास में कि सबसे बड़े युद्धों में से एक माना जाता है कलिंग युद्ध। 261 बीसी में हुआ था। इनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, मतलब राजा बनने के 8वें वर्ष ये युद्ध हुआ था। और कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेख है। इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। शिलालेख से सूचना मिलती है, ये हो गया। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। उज्जैन का राज्यपाल था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल था। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान देना है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध को जाता है। उपगुप्त नामक भिक्षु थे, इन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु गुफाओं का निर्माण कराया। बराबर की पहाड़ियों में जो बिहार में है, बराबर की पहाड़ियों में कुछ गुफाओं का निर्माण किया गया था जो आजीविकों के निवास के रूप में था। इनके गुफाओं का निर्माण करा ताकि गुफाओं में रह सके ये। तो ये था अशोक के बारे में। आइए कुछ और पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। अशोक के धम्म के बारे में दिया गया है। अशोक के धम्म के बारे में है, धम्म, अशोक के धम्म के बारे में आइए देख लेते हैं। अशोक के धम्म के बारे में दिया गया है। देखिए, अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचार संहिताओं का प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया। यह अपने प्रजा का नैतिक उत्थान करना चाहता था। तो नैतिक उत्थान करने के क्रम में जो इन्होंने अपने अभिलेखों में संज्ञा दी उसे धम्म कहा जाता है। एक संहिता प्रस्तुत की, इसी को धम्म कहा जाता है। यानी मैं कहूं कि एक लाइन में इनका धम्म रिलीजन नहीं था, इनका धम्म रिलीजन नहीं था, इनका धम्म था ड्यूटी। इन्होंने ड्यूटी को धम्म माना। इतिहासकारों में इनके धम्म को लेकर डिबेट का विषय वस्तु है। तो डिबेट हम लोग इतिहासकारों के लिए रहने देते हैं। हम लोग बस इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में अशोक के धम्म की व्याख्या की गई है। अशोक के धम्म की व्याख्या की गई है दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है। पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धर्म है। अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा कि पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण की बात की, दया दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धर्म है, अशोक ने ये कहा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है धम्म के बारे में। आइए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। अशोक के कुछ अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, आगे भी संभावना है बनने की। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है। इनके अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख में, स्तंभ लेख में और गुहा लेख में। ठीक है, तो भारत में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया। इसके पहले और कोई शासक भारत में प्रचलन नहीं किया था। भारत के बाहर किया था लेकिन भारत में नहीं। अपनी प्रजा किस लिए इन्होंने ये स्तंभ लेख या शिलालेख जिसका भी प्रचलन किया, क्यों किया? क्योंकि अपने प्रजा को संबोधित करने के लिए, अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए। जैसे वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मन की बात में रेडियो का सहारा लेते हैं। तो अशोक ने भी अपने मन की बात की लेकिन स्तंभ लेख या शिलालेख के माध्यम से या अभिलेखों के माध्यम से अपने मन की बात की, अपनी प्रजा को संबोधित किया। इसकी प्रेरणा कहां से मिली? ईरानी शासक दारा प्रथम या डेरियस से मिली, डेरियस से मिली। दारा प्रथम जिसको डेरियस कहा जाता है, ईरानी शासक था, वहां से मिली। मतलब भारत में सर्वप्रथम अशोक ने प्रचलन किया लेकिन भारत के बाहर और भी शासक थे जिन्होंने प्रचलन किया, जैसे ईरानी शासक ये दारा प्रथम।
तो आपसे स्टेटमेंट देख के पूछ सकता है कि विश्व में पहली बार ऐसा अशोक ने किया, नहीं, भारत में पहली बार ऐसा अशोक ने किया था। ठीक है, तो 1750 में टेरी फेंथेलर, 1750 में टिफेंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभों का पता लगाया। दिल्ली में पता लगाया टिफेंथलर ने 1750 ईस्वी में, किंतु उन्हें पढ़ने में सफलता नहीं मिली थी। तो पढ़ने में सफलता सर्वप्रथम किसको मिली? जेम्स प्रिंसेप को मिली। जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली। कब मिली? 1837 ईस्वी मिली। जबकि पता किसने लगाया था? पता लगाया था टिफेंथलर महोदय ने लगाया था। तो ये दोनों पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है। अब मौर्यकालीन महत्वपूर्ण उच्चाधिकारी के बारे में है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पद थे या उच्चाधिकारी थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले समाहर्ता। इसमें मैंने उन्हीं पॉइंट को शामिल किया जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय भी एक संसाधन है और समय कम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बहुत ही मतलब संक्षिप्त रखने का प्रयास किया है। तो समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान था, यानी वित्त मंत्री के समतुल्य था। समाहर्ता जो था ये वित्त मंत्री के समतुल्य था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था। सन्निधाता, ठीक है। कर्मांतिक क्या था? उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था। इससे पता चलता है कि उद्योग एवं कारखाने भी तो उस टाइम थे, तभी तो उसका अध्यक्ष था कर्मांतिक। अगला है व्यवहारिक क्या था? ये नगर का प्रमुख न्यायाधीश था। नगर का प्रमुख न्यायाधीश मतलब बहुत व्यवहारिक फैसले देता था। तो ऐसे आपको रिलेट करके पढ़ सकते हो कि व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश था जो व्यवहारिक फैसले दिया करता था। ऐसे सीता अध्यक्ष क्या था? ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। सीता अध्यक्ष, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। अंतपाल कौन क्या था? ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। सीमावर्ती दुर्ग, ये जो अशोक के सीमावर्ती दुर्ग थे उनका रक्षक था। तो आप ऐसे कोरिलेट करके पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो कि जो सीमावर्ती दुर्ग है उसका रक्षा अंतपाल करेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। ऐसे आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हो। प्रदेष्टा क्या था? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। एक कमिश्नर के समतुल्य था। तो ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे मौर्यकालीन। आइए आगे चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये था मौर्य काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।